डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एपीएच। एपीएच मतलब एंटीपार्टम हैमरेज, यानी कि एंटी यानी पहले, पार्टम यानी पार्चुरेशन से, यानी कि डिलीवरी से, ठीक है, हैमरेज, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग, यानी कि डिलीवरी से पहले अगर कोई भी हैमरेज होता है या ब्लीडिंग होती है तो उसे एंटीपार्टम हैमरेज बोला जाता है। तो डिलीवरी से पहले कब तक, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये होगी कि ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, बट बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, लेकिन 28 वीक्स के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है तो उसको एंटीपार्टम हैमरेज बोला जाता है। क्योंकि 28 वीक से पहले अगर कोई हैमरेज होता है या ब्लीडिंग होती है तो उसको अबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो 28 वीक्स के बाद यहाँ पे जो मेन आपको याद रखना है वो है 28 वीक्स आफ्टर, यानी आफ्टर 28 वीक्स बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी के बर्थ से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच बोला जाता है, यानी एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो मेन हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि प्लेसेंटल कॉजेज़, फिर अनएक्सप्लेन, कुछ ऐसे कॉजेज़ भी होते हैं जो अनएक्सप्लेन होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेन जो कॉजेज़ होते हैं, यानी कि जो ब्लीडिंग होने की जो मेन कॉजेज़ हैं वो होते हैं प्लेसेंटल कॉजेज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो सकते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल, यानी कि कुछ ऐसे कॉजेज़ जिसमें कि प्लेसेंटा इन्वॉल्व ना हो लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटल कॉजेज़ हैं उसके अंदर आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रुप्शिया, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मतलब है? प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये है कि इसमें जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, जब बेबी में क्या होता है, जब बेबी में मतलब जब बेबी बनता है तो जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो जो अब एग को क्या होना है, इम्प्लांट होना है। तो जब एग जो होता है नॉर्मली फंडस पर ही इम्प्लांट होता है, जो फंडस पोर्शन है यूट्रस का वहाँ पर इम्प्लांट होता है, बट वहाँ पर इम्प्लांट ना होके जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर अगर इम्प्लांट हो जाए तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद है प्लेसेंटा एब्रुप्शिया, यानी कि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा नॉर्मल जगह पर तो इम्प्लांट हुआ है, बट हुआ क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो डिलीवरी से पहले ही क्या होने लगा है, डिटैच होने लगा है, यानी खुद से ही क्या होने लगा है, डिटैच होने लगा है। उसके भी अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। तो अगर वो डिटैच होने लगे तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटल एब्रुप्शिया, ठीक है। कुछ अनएक्सप्लेन है जिनको हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे बहुत से कॉजेज़ कई बार पेशेंट आता है और ऐसे बहुत से कॉजेज़ हम नहीं, मतलब हम कॉज का पता ही नहीं लगा पाते कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो वो अनएक्सप्लेन रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज़ है, यानी कि प्लेसेंटा से इन्वॉल्व नहीं है, यानी प्लेसेंटा के अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे उसमें क्या है, लोकल सर्वाइको वेजाइनल लीजन, यानी कि सर्विक्स में या फिर वेजाइना में कोई लीजन्स हो जिनकी वजह से उन लीजन से ब्लड निकल रहा है, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल पॉलिप, यानी कि सर्विक्स में, यानी सर्विक्स जो है वहाँ पर कोई पॉलिप प्रेजेंट हो, या फिर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स में कार्सिनोमा डेवलप हो चुका है, कैंसर डेवलप हो चुका है, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर वेरिकोज वेन प्रेजेंट है, यानी फीमेल में या वेरिकोज वेन प्रेजेंट है, तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके मेन कॉजेज़ हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो इसमें भी जो मेन कॉज है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि मेनली प्लेसेंटल कॉजेज़ जो होते हैं वो ही क्या होते हैं, मोस्टली जो है एपीएच के कारण होते हैं, यानी एपीएच के कॉजेज़ में आते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ में देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि जो एपीएच होता है वो जो प्लेसेंटल कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से मेनली जो है होता है। तो उसमें जो है प्लेसेंटा प्रीविया जो है हमने फर्स्ट देखा था। तो अब हम थोड़ा सा प्लेसेंटा प्रीविया को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि थोड़ा सा एपीएच जो है उसमें कैसे प्लेसेंटा प्रीविया इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे किसे, कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया उसे बोलेंगे कि प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि अगर प्लेसेंटा पार्शली मतलब थोड़ा सा या फिर पूरी तरह से ही लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उसी को ही प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है,
ये ऐसा कब होता है, 200 डिलीवरीज में से एक डिलीवरी ऐसी होती है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हमें मिलती है। नेक्स्ट, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया होता क्यों है। मल्टीपैरिटी, यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है जिनको बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उनके, यानी वो मल्टीपैरा है, यानी उनके काफ़ी बच्चे हैं, तो उनमें भी ये काफ़ी कॉमन देखा जाता है। या फिर मैटरनल एज जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम गायनी में जितनी और डिजीज़ पढ़ेंगी तो वहाँ पर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी को 30 ईयर्स से पहले ही किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट मतलब फर्स्ट बेबी कंसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद जो है काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि मैटरनल एज बढ़ जाती है। तो मैटरनल एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सभी कारणों का, ठीक है। तो मैटरनल एज अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा होगी, या फिर प्लेसेंटल साइज़ जो है वो बड़ा है, यानी कि प्लेसेंटा साइज, दैट मीन्स कि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो प्लेसेंटा ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट, यूट्राइन स्कार, यानी कि पहले उसको CS यानी कि सीजेरियन सेक्शन हो चुका है, उसको कोई स्कार बना हुआ है, उस स्कार की वजह से भी, यानी कि किसकी नहीं, जैसे कुछ लोगों का C सेक्शन हो चुका है पहले, तो उसके बाद जब उनको सेकेंड प्रेगनेंसी जब वो होती है तो वहाँ पर भी काफ़ी देखा गया है कि प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन पैथोलॉजी, कोई यूट्रस में कोई पैथोलॉजी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर स्मोकिंग, यानी मदर अगर स्मोकिंग करती है, यानी या फिर कोई फीमेल अगर स्मोकर है, तो उसके अंदर जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जब इम्प्लांटेशन होगा, तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया के काफ़ी चांसेस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं ये प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज़ हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो उसको हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसको क्लासीफाई किया हुआ है कि वो कितना, जैसे हमने अभी बोला कि वो पार्शियली है या कम्प्लीटली है, तो इस पार्शियल और कंप्लीट के बेसिस पर हमने प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिफिकेशन किया है कि कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया ज़्यादा सीवियर रहता है, या किस प्लेसेंटा प्रीविया में हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। इस तरह की बातें हमने बताई हुई हैं, मतलब इसके बेसिस पर, यानी कि पार्शियल और कंप्लीट के बेसिस पर इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है प्लेसेंटा प्रीविया को। आइए अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो मतलब किस तरह से किया गया है। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, सबसे पहले हमें ये अभी हमने देखा था कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो होता है, वो जब फर्टिलाइज्ड एग रहता है तो उसका इम्प्लांटेशन यहाँ पर फंडस पार्ट पर होता है। जैसे ये हमारा यूट्रस है, इसका जो फंडस पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। या प्लेसेंटा इसकी फंडस पोर्शन पर बनता है, फर्टिलाइज्ड एग आता है और इस पार्ट पर आकर इम्प्लांट होता है, देन उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो लोअर सेगमेंट पे, यानी कि इसकी फंडस पर इम्प्लांट ना होके वो कहाँ पर होता है, इस लोअर सेगमेंट पर कहीं पर भी क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस जो पार्शियली और कंप्लीटली जो इसने मतलब क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है किसको, जो हमारी ये एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको पूरी तरह ब्लॉक करता है, तो उसी के बेसिस पर, यानी कि ठीक है, उसी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसके बेसिस पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 1 में क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा, ठीक है। तो लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे अब प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, जैसे ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया है और ये लोअर सेगमेंट पर इम्प्लांटेशन हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे लो लाइन प्लेसेंटा, ठीक है। तो लो लाइन प्लेसेंटा में क्या होगा, जो इस प्लेसेंटा प्रीविया में होता ये है कि मानो ये सर्विक्स की ओपनिंग है, जैसे ये सर्विक्स है, ये इसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ नीचे से देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि लो लाइन प्लेसेंटा, तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन है, बट उसका वो जो ऑरिफिस है, जो हमारी सर्विक्स की जो ओपनिंग है, वो वहाँ पर क्या करता है, उस चीज़ को ब्लॉक नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 या फिर लो लाइन प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा टाइप 2, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसमें होता ये है, जैसे ये ओपनिंग है सर्विक्स की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा और ज़्यादा थोड़ा सा नीचे इम्प्लांट होगा, तो ये यहाँ पर मार्जिन पर,
यानी कि जो सिर्फ मार्जिन है, अगर हम नीचे से देखेंगे तो जो ये मार्जिन है, यानी कि अगर हम सर्विक्स को देखते हैं, ठीक है, सर्विक्स को अगर देखें तो जो ये इसकी ओपनिंग है वहाँ पर मार्जिन पर ही हमें थोड़ा सा प्लेसेंटा, मतलब ये इतने से जो एरिया है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। देन उसके बाद है टाइप 3 यानी कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। तो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा और, जैसे कि ये ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को यानी कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि और थोड़ा सा ज़्यादा पार्शियली क्या करता है, इसको ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा और नीचे होता जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये इतना यहाँ पर आ रहा है, ये जो है इसके इतने यानी पार्शियल पोर्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। देन उसके बाद है टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये हमारी ओपनिंग है, ठीक है, जैसे ये सर्विक्स की ओपनिंग है तो ये कंप्लीटली क्या होती है, ब्लॉक होती है, यानी कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो इसको बोलेंगे टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस कंडीशन में, जो लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है, जैसे ये हमारा क्या है, यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। तो ये इस तरह से, मतलब ये इस तरह से इम्प्लांट होगा, जैसे कि मानो जो प्लेसेंटा है वो पूरा इस तरह से, मतलब इस तरह से रहेगा पूरा, यानी कि इस ओरिफिस को ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है। और अगर आप इसका डायग्राम और उसमें देखना चाहोगे, मतलब और थोड़ा सा इजी वे में, तो अगर इस तरह से यूट्रस है, ठीक है, ये ओपनिंग है, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो ऐसे इम्प्लांट होता है, ठीक है, जैसे इस तरह से इम्प्लांट होगा ये। तो ये इस ऑरिफिस को, यानी कि ये जो ऑरिफिस है इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ये उसके बेसिस पर है। यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया में होता ये है कि जो प्लेसेंटा होता है वो लो लाइन, यानी कि जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर उसका इम्प्लांटेशन होता है, बट वो क्या कर रहा है, ओरिफिस जो है, मतलब जो सर्विक्स है उसको, उसके एरिया को, यानी उसके रास्ते को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है। फिर नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि सिर्फ मार्जिन पर ही ब्लॉकेज, यानी कि उस एरिया को बंद कर रहा है। और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, वो थोड़ा सा और नीचे आ जाता है और इस सर्विक्स का जो एरिया है इसको और ज़्यादा ब्लॉक कर देता है ये। और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया जो है, ये जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया किसी को है तो उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें मिल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो सिम्टम हमें मिलेगा वो है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो सडन होगी, ठीक है, और पेनलेस ब्लीडिंग रहेगी, और मतलब कॉजलेस, यानी इसका कोई कॉज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके किसी एक्टिविटी को करने की वजह से ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी उसका कोई कॉज नहीं होता है। कभी कभी ऐसे ही बस क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है और रिकरेंट, यानी कि बार बार क्या होता है, ऐसा उसके साथ होता रहता है। तो उस कंडीशन में हम समझेंगे कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया है। नेक्स्ट उसके बाद है, इसमें जो ब्लड निकलता है वो बिल्कुल फ्रेश, यानी कि ब्राइट रेड ब्लड होता है, ठीक है, वो कोई ब्लैकिश या किसी और तरह का ब्लड नहीं होता। वो उसमें जो ब्लड निकलता है वो पूरा फ्रेश ब्लड है, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा में फ्रेश ब्लड ही क्या होता है, फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट इसमें साइन क्या हो सकते हैं, तो इसमें साइन ऑफ शॉक में भी प्रेजेंट, इसमें मे बी साइन के जो शॉक होता है, ठीक है, शॉक के साइन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कब प्रेजेंट होंगे, जब हमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और उस टाइम पे क्या होगा, शॉक, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो चुका है तो बॉडी में क्या होता है, शॉक डेवलप होगा और उसके साइन हमें दिख सकते हैं। तो जो मतलब शॉक के साइन होते हैं वो ये है, पेलर, कोल्ड एंड कामी स्किन, यानी कि जो स्किन है क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है तो पेल हो चुकी है, ठीक है। फिर कोल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और कोल्ड कामी स्किन, ठीक है। तो मतलब ठंडी और कामी स्किन जो है वो मतलब मिल सकती है हमें, यानी कि हमें शॉक के साइन मिल सकते हैं, लेकिन शॉक के साइन तभी मिलेंगे जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
अब APH में हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि APH के अगर किसी को APH हो गया है तो उसके कौन कौन से टेस्ट हमें करने हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करने हैं या कौन कौन से एग्जामिनेशन करने हैं, आइए हम वो देखते हैं। तो उसमें क्या है डायग्नोसिस। तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे कि अल्ट्रासाउंड करके पता लगाएंगे कि एक्चुअल में कॉज क्या है, यानी प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है या कुछ और रीज़न तो नहीं है जो कि ये APH हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉट बी डन, यानी कि हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी भी नहीं करेंगे, उसको सिर्फ तभी करेंगे अगर पेशेंट को हम OT में ले गए हैं। ठीक है। OT में वो भी किस लिए ले गए हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है और हम पेशेंट को OT में ले गए हैं तभी वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, वरना हमें कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है स्पेकुलम एग्जामिनेशन, यानी कि स्पेकुला से हम देखेंगे कि क्या मतलब किस कॉज की वजह से ये हो रहा है। तो आफ्टर ब्लीडिंग, यानी कि जब ब्लीडिंग हो चुकी है उसके बाद, यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप हुए 48 आवर्स हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। और ये क्यों करेंगे, एग्जीक्यूट लोकल कॉजेज, यानी कि जो लोकल कॉज है उसको जानने के लिए कि किस वजह से ये ब्लीडिंग हुई है, हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी को APH है तो उसका HB हम चेक करेंगे, यानी हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि APH की वजह से, यानी कि APH की वजह से उसके अंदर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप टेस्ट, यानी कि अगर उसको ब्लड चढ़ाना होगा तो उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट भी किया जाएगा। फिर RH फैक्टर भी करना है कि उसके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसके लिए हम उसका RH फैक्टर भी करेंगे। देन उसके बाद उसका BT और CT, यानी कि ब्लीडिंग टाइम कितना है और क्लॉटिंग टाइम कितना है, हम इन सभी चीज़ों का टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है, जैसे पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर कम ब्लीडिंग हुई है तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, या उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है यानी एक्टिवली अगर उसको बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो जब उसको हॉस्पिटल में लेके आया जाता है तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको हमें तभी उसके सारे एग्जामिनेशन या उसको सब मतलब उसको अच्छे से देखना तभी है, या उसके कुछ भी एग्जामिनेशन करने से पहले आपको ये देखना है कि जितने भी मतलब सारे प्रोसीजर्स OT यानी OT के लिए, यानी कि सीजर करने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं OT को उस तरह से तैयार करना है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की सारी जो काम है, यानी कि जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की जो तैयारियां होती हैं वो सब हमें पहले से कर लेनी है, तभी हमें पेशेंट के ऊपर कोई भी काम स्टार्ट करना है, यानी कि कुछ भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो तभी हमें स्टार्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑल APH पेशेंट आर टू बी एडमिटेड, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट APH के लिए हमारे APH की कंप्लेन लेके हमारे पास आया है, यानी एंटीपार्टम हैमरेज उसको अगर हुआ है तो उसे हमें एडमिट करना ही है। हो सकता है वो कम ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आया हो लेकिन अचानक से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, तो इसलिए उसको एडमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है कि जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन डन, यानी जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके हमें सारे एग्जामिनेशन जो भी जनरल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, फिर उसका पल्स कितना है, और इसके अलावा जितने भी जनरल एग्जामिनेशन है वो हमें इसके क्या करने हैं, देख लेने हैं। साथ ही साथ में उसके हमें सारे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करने हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उन सभी को हमें कर लेना है। देन उसके बाद ऑल इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, यानी जितने भी इन्वेस्टिगेशन इससे पहले हमने जो इन्वेस्टिगेशंस पढ़े हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन उसके क्या कर लेने हैं, हमें कर लेने हैं। ठीक है। क्या, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के दौरान हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन होने बहुत ज़रूरी है, तो हमें वो सब चीज़ें क्या करने, प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, यानी कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें उसे एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी 38 वीक से कम है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जो प्रेगनेंसी वो 38 वीक से कम है और उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, गुड है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, उसको कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहे हैं, या कोई शॉक का कोई भी सिम्टम उसको नहीं, कोई साइन उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करना है सॉरी, तो उसमें हमें देखना है। फिर नो एक्टिव ब्लीडिंग, यानी कोई उसको एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, और फीटल हार्ट साउंड भी क्या है, FHSP जो है वो प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, वेट करना है टिल 38 वीक्स, यानी जब तक उसकी प्रेगनेंसी 38 वीक का ना हो जाए तब तक हमें उसका क्या करना है, वेट करना है। फिर उसके बाद उसके आगे के प्रोसीजर्स होंगे।
फिर इसमें इधर की तरफ क्या होगा, अगर किसी को एक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें ये देखना है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 38 वीक या उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर पेशेंट इन लेबर, और पेशेंट लेबर में है, ठीक है, उस टाइम पे हमें एक्टिव इंटरफेरेंस करना है। फिर उसमें ब्लीडिंग उसकी कैसी है, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, उसको मतलब ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस हो ही जा रही है, और उसमें बेबी का जो हार्ट साउंड है वो भी अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर ग्रॉस फीटल मालफॉर्मेशन, यानी कि जो मतलब इतनी ब्लीडिंग हो रही है या इतने ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि उससे बच्चे के अंदर भी मालफॉर्मेशन यानी कि उसके बच्चे के लिए भी वो फैटल हो रहा है, साथ ही साथ में वो मदर के लिए भी ना एक्सेंग्यूनेटेड, ठीक है, यानी कि ये मदर के लिए भी क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी। तो उस टाइम पे हमें करना क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी, यानी कि सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, ओटी में लेके जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ, अब इसमें क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब यही होगा कि वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा ओटी में ही किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है अचानक से हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी की ज़रूरत हो जाए, तो उस टाइम पे ओटी हमारा पूरा रेडी रहना चाहिए। तो इसलिए हम उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए उसको ओटी में लेके जाएंगे। यहाँ पर कब लेके जाएंगे, जब बेबी 38 वीक्स का हो जाएगा उसके बाद उसको लेके जाना है, और यहाँ पर तुरंत के तुरंत ही लेकर चले जाना है। फिर उसके बाद जब उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो इंटरनल एग्जामिनेशन करने पर अगर हमें ये दिखता है कि जो है उसको प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि जो APH है उसके 70% कॉजेज जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ही होता है, APH ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसको टाइप 1 का APH है या टाइप 2 एंटीरियर। टाइप 2 एंटीरियर मतलब प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो उसका टाइप 2 है, और वो उसका जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है उसके भी जो है पोजीशंस होती है एंटीरियर पोस्टीरियर। तो टाइप 2 में भी अगर एंटीरियर है, क्या करेंगे हम उसको, तो उसको वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे अगर नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली उसको ब्लीडिंग हुए जा रहा है, फिर भी उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, पहले हम फीटल कंडीशन अगर गुड है, ठीक है, फिटस की अगर कंडीशन गुड है, तो हम उस टाइम उसका सी सेक्शन कर देंगे। और अगर जो बेबी है वो प्री मैच्योर है और डेड बेबी है, यानी कि बेबी डेथ हो चुका है, फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे। अगर हमें हार्ट साउंड नहीं सुनाई दे रही है, तो उस टाइम पर उसकी वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म, मतलब हम प्रीफर करेंगे कि उसको वेजाइनल डिलीवरी ही कराएं, ठीक है। और अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती है तो वो बात की बात है कि उसको सी सेक्शन करना है, लेकिन पहले हम यही प्रेफर करेंगे कि उसको वेजाइनल डिलीवरी ही हो, क्योंकि ना तो उसका बेबी ही बचा है, ठीक है, क्योंकि बेबी प्रीमैच्योर है तो वो बाहर आने के बाद भी नहीं बचेगा, या फिर बेबी डेड है तो उस टाइम पर हम वेजाइनल डिलीवरी कराने के जो है ज़्यादा मतलब प्रीफर करेंगे कि उसको वेजाइनल डिलीवरी ही कराएं। फिर यहाँ पर क्या होता है, अगर इंटरनल एग्जामिनेशन करा हमने उसका और हमें ये मिला कि जो है उसका प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 2 का है और पोस्टीरियर है, टाइप 3 है या फिर टाइप 4 टाइप का उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हमें सी सेक्शन ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ सी सेक्शन ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंटीपार्टम हैमरेज अगर किसी को हुआ है तो उसका ये ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम हल्का सा ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं कि क्या पहले क्या होगा कि पेशेंट अगर कोई APH की मतलब किसी को मतलब कोई APH की शिकायत लेके हमारे पास आया है, तो उस टाइम पर चाहे वो कैसा भी हो, यानी कि अगर उसको ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें उसको क्या कर लेना है, हमें उसको एडमिट कर लेना है, ठीक है। एडमिट करने के बाद उसको क्या करना है, फिर हम इसकी सारी कंडीशंस देखनी है, सारे टेस्ट कर लेने हैं कि ठीक है, सारे टेस्ट कर लेने हैं। देन उसके बाद फिर भी जैसे वो एडमिट हो चुका है, अभी भी उसको ब्लीडिंग लगातार हो रही है, ठीक है, या जैसे भी उसको ब्लीडिंग है वो हमें देखनी है। फिर उसके बाद हमें कब एक्टिव इंटरफेरेंस करना है और कब हमें उसका एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है। यानी कि पेशेंट अगर हमारे पास आया है और उसकी प्रेगनेंसी कितनी है, उसकी प्रेगनेंसी 38 वीक से कम है, ठीक है, पेशेंट हमारे पास आया है, तो हम ये देखेंगे उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 38 वीक से कम है, उसकी जनरल कंडीशन सब ठीक है, उसका जो ब्लीडिंग है वो अब एक्टिव नहीं है, रुक गया है। फिर साथ ही साथ में उसका जो FHS है यानी बेबी का जो हार्ट साउंड है वो प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, टिल वेट करना है 38 वीक्स तक, यानी कि मतलब 38 वीक्स तक हमें क्या करना है, वहाँ पर वेट करना है, ठीक है। फिर जब 38 वीक्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद ठीक है, जो पेशेंट हमारे पास आया है उसकी सारी कंडीशंस ऐसी हैं। फिर जब उसका 38 वीक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अब इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या होना है वो हम बाद में देखेंगे। फिर ये है एक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि पेशेंट हमारे पास आया है और जो उसका जो प्रेगनेंसी मतलब उसका जो बेबी है वो उसकी प्रेगनेंसी 38 वीक्स या फिर 38 वीक से ज़्यादा है,
तो उस टाइम पे फिर और पेशेंट लेबर में है या फिर उसको ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस हुए जा रहा है, यानी कि उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है और वो लेबर में है, या फिर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, या फिर बच्चे की हार्ट साउंड प्रेजेंट नहीं है APH की कंडीशन में, या फिर जो बेबी है वो माल ग्रॉस मतलब माल फॉर्मेशन में जा रहा है, या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से मदर जो माँ है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये सारे अगर कंडीशंस होंगे तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल एग्जामिनेशन हमेशा OT में ही किया जाएगा। तो OT में जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तो क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस APH के होते हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ही होते हैं, तो इसलिए पहले हम वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया किस ग्रेड का है, हमने अभी इससे पहले पढ़ लिया है, तो उसको किस ग्रेड का प्लेसेंटा प्रीविया उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले टाइप 1 का है या टाइप 2 एंटीरियर है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर है तो वहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हम अगर सब कुछ ठीक है तो हम बोलेंगे वेजाइनल, अगर ब्लीडिंग स्टॉप है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। लेकिन अगर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं है यानी कि कॉन्टिन्यूस वो ब्लीड कर रही है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अगर फीटल कंडीशन गुड है, मतलब देखेंगे कि बेबी का हार्ट साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, उसके मूवमेंट सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो अगर वो सब कुछ ठीक होता है तो हम उसका C-सेक्शन कर देंगे। लेकिन अगर बेबी प्री मैच्योर है, ठीक है, बेबी प्री मैच्योर है या बेबी डेथ हो चुका है, तो उस टाइम पर उसका हम प्रिफर करेंगे कि वेजाइनल डिलीवरी ही कराएं। ठीक है, ये हो गया जो टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर की कंडीशन में। लेकिन अगर OT एग्जामिनेशन में हमने ये देखा कि टाइप 2 पोस्टीरियर या थर्ड या फिर 4 टाइप का क्या है प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ C-सेक्शन कराएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।